डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कानपुर देहात के मुसानगर मुक्तानगर में 32वें भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन एवं श्रीमद् भागवत कथा एवं षटचंडी महायज्ञ में हुए शामिल। मंच पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर महंत व बयास जी से लिया आशीर्वाद। वहीं क्षेत्रीय लोगों व साध्वी निरंजन ज्योति ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत व सत्कार। डिप्टी सीएम ने मंच से ही जनता को किया संबोधित। यूपी के उपचुनाव समेत महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी जीतने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हराने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, जब हार जाएंगे तो अधिकारियों पर आरोप लगाएंगे। बुलडोजर पर माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उसका सम्मान किया जाएगा और अध्ययन के बाद आदेश का अनुपालन किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। कामना देता हूं, बधाई देता हूं। जो लोग इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आवे। सरकार उनकी सेवा में समर्पित है, क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। उपचुनाव में भाजपा बहुत शानदार प्रदर्शन, जब हारने का पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, वो कि हार जाएंगे तो अधिकारियों पर आरोप लगे। हम भारतीय जनता पार्टी कोई भी आदेश का सम्मान करती है। मंच पर तमाम जनप्रतिनिधिगण भी हैं, सामने भी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान दोस्त भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय श्री राम करता हूं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पत्रकार मित्र भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, जब श्रीमद् भागवत कथा जैसा आयोजन हो, व्यासपीठ पर पूज्य दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी जैसी महामंडलेश्वर विराजमान हो, तो कुछ देर बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस समय दो राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के उपचुनाव हैं। कानपुर में आज मेरा कार्यक्रम लगा है। मैं इस हिसाब से कार्यक्रम लगाया था कि आज मुझे आप सबके भी दर्शन, दीदी को प्रणाम करने के साथ साथ आप सबका भी दर्शन प्राप्त हो सके। उसी के कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका इतना ही निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा। देखिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की कोख से निकले हुए हम सहयोग से व्यासपीठ पर विराजमान दीदी जी भी हैं, मैं भी हूं। पूज्य अशोक जी का नाम ले लिया दीदी ने, इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आंदोलन का हिस्सा हम लोग बने, उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान, राजनीति के क्षेत्र में आए। भारतीय जनता पार्टी के नाते तीन हमारे महत्वपूर्ण विषय होते थे कि अगर हमारी केंद्र में बहुमत की सरकार बनेगी तो अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के मार्ग की हर बाधा को ध्वस्त करके वहां भव्य रामलला का मंदिर बना करके रामलला को वहां पहुंचाएंगे। वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह कार्य पूरा हो गया। बताइए, पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? दूसरा, इस देश के मुकुट के रूप में जिसे जाना जाता है जम्मू कश्मीर, वहां अनुच्छेद 370 लगा करके एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहने के लिए भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का राष्ट्रपति भी जहां 1 इंच जमीन न खरीद सके 370 के कारण, उसे भारत का हिस्सा कैसे माना जाए? तो 370 हटाएंगे, यह वादा किया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 भी हट गई। हट गई कि नहीं हट गई? बताओ। 2014 से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सब देश के गरीबों के, किसानों के, माताओं बहनों के आशीर्वाद से, नौजवानों के परिश्रम से प्रधानमंत्री हैं और लगातार 2 कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें आदरणीय दीदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनके मंत्रिपरिषद का हिस्सा था। इस बार हम सबके लिए निश्चित तौर से कष्टकारी रहा है कि दीदी अगर इस बार चुनाव जीत के जाती तो राज्य मंत्री से वो कैबिनेट मंत्री जरूर बनती, ऐसा मुझे विश्वास था।
लेकिन जो भी दुष्प्रचार का सहारा लेकर के विरोधियों ने सफलता प्राप्त की, उस पर कुछ नहीं करना। वो जनादेश है, जनता का आदेश है, उसको शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कई स्थानों पे हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है कि वो किसे चुने, किसे देश सौंपे, किसे प्रदेश सौंपे, किसे लोकसभा, किसे विधानसभा सौंपे। लेकिन झूठ के नाव ज्यादा देर चल सकती है क्या? बालू की दीवार टिक सकती है क्या? नहीं टिक सकती। आप सब जानते हैं, अभी लोकसभा के बाद हरियाणा हमें हमारे विधानसभा के चुनाव और तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से। और मैं आज यहां कह सकता हूं कि हम झारखंड और महाराष्ट्र में, झारखंड में कांग्रेस के साथ जो सरकार चल रही है वो जाने वाली है, वहां भाजपा गठबंधन की सरकार आने वाली है। और महाराष्ट्र में हम लोग थे, फिर वहां वापस आए। 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी हमें विश्वास है कि एक बड़ी विजय इस चुनाव में हम सब लोग प्राप्त करेंगे। क्योंकि राजनीतिक चर्चा कोई आध्यात्मिक और धार्मिक मंच से नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। क्योंकि हम लोग संयोग से संगठन का काम करते करते राजनीति के अंदर भी हैं, तो इसलिए मैंने आप सबके सामने चर्चा किया। बताइए, दुनिया के सबसे अच्छे नेता, मजबूत नेता, सफल नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी है कि नहीं? जोर से हाथ उठा बताओ, है कि नहीं है? मैं जानता हूं, मैं बहुत लोगों से व्यक्तिगत बात करता हूं, सबको भरोसा था कि बहुत बड़ी विजय हमें 2024 में मिलेगी। लेकिन जिस समय 240 पे हमारी गाड़ी रुकी, तो मुझे लगता है कि देश में हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को लगा कि ये मोदी जी की गाड़ी, ये भाजपा की गाड़ी नहीं, ये गरीबों की गाड़ी रुक गई है, मेरी गाड़ी रुक। बताओ, लगा था कि नहीं लगा था? लेकिन आप सबका आशीर्वाद था, तीसरी बार मोदी सरकार बन गई और देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। जितने अच्छे काम मोदी जी के नेतृत्व में 2 कार्यकाल में हुए, उससे अच्छा काम तीसरे कार्यकाल में हो रहा है। ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं आप सब लोगों से, मेरे पास पर्ची आ गई कि चलो चलने का समय हो गया है, मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि कल देवोत्थानी एकादशी थी, देव उठावनी एकादशी थी। आप सब